इलेक्शन रिफॉर्म पे मेरी करीब 20 PIL है टोटल। जैसे एमएलए एमपी के लिए स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल में डिसाइड होना चाहिए, एमएलए एमपी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एमएलए एमपी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, 2 जगह से चुनाव लड़ने पे बैन होना चाहिए। ऐसे ऐसे करीब अलग अलग मेरी PIL है। लेकिन मैंने एक PIL फाइल किया है कि वर्तमान EVM को बदल दिया जाए। ये जो वर्तमान EVM है, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। पहला बदलाव तो ये कि EVM पे पार्टी का सिंबल नहीं होना चाहिए, बल्कि कैंडिडेट की फोटो होनी चाहिए। पहला बदलाव ये। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, मान लो मोडासा में आपके क्षेत्र में कोई बहुत ईमानदारी से मेहनत के साथ समाज सेवा कर रहा है, बहुत पॉपुलर है, मोडासा के लोग उसको चाहते भी हैं कि वो विधानसभा में जाए, लेकिन अभी उसकी मजबूरी है कि वो पॉलिटिकल पार्टी का चक्कर लगाता है कि भैया हमको टिकट दे दो, क्योंकि वोटिंग जो हो रही है वो सिंबल पे हो रही है। अगर नाम अरविंद कुमार है, अरविंद कुमार के सामने पार्टी के सिंबल की बजाय अरविंद कुमार की फोटो हो, तो लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबका नाम देखेंगे, सबकी फोटो देखेंगे और अपने मन की बात सुनेंगे और मन की आवाज के आधार पर उसको बटन दबा देंगे। अल्टीमेटली जो कानून बनाएगा वो सिंबल नहीं बनाएगा। कानून कौन बनाएगा? व्यक्ति बनाएगा। इसलिए व्यक्ति का अच्छा होना जरूरी है। जैसे डॉक्टर किसी भी कॉलेज का पढ़ा हो, आप जब डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो उसका कॉलेज देख के इलाज कराते हैं या उसकी कंपेटेंस देख के इलाज कराते हैं? वो MBBS कहीं से किया हो, MD कहीं से किया हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, वो किसी भी कॉलेज से पढ़ा हो। ऐसे ही कैंडिडेट का अच्छा होना जरूरी है। जिस दिन EVM पे पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होने की बजाय कैंडिडेट की फोटो आ जाएगी, तो अभी जो कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट का चक्कर लगाना शुरू करेंगी और जो अच्छा होगा सब उसको खींचेंगी। भाई आपके एरिया में जो पॉपुलर होगा, कांग्रेस कहेगी काम करो तुम हमारे यहां से लड़ लो, बीजेपी कहेगी तुम हमारी पार्टी से लड़ लो, सब उसको अपनी अपनी तरफ ऑफर करेंगे। अभी उल्टा चल रहा है। दूसरा, अभी केवल आपको एक बटन दबाते हैं। आप ध्यान से सुनिए इसको। अभी आप EVM पे केवल एक बटन दबाते हैं, एक व्यक्ति को आप टिक कर देते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है। मान लो EVM पे आपको 3 आदमी पसंद है, तो आप तीनों को बटन नहीं दबा सकते। इसलिए मेरा यह मानना है EVM पे 2 बटन होनी चाहिए, एक ग्रीन बटन, एक रेड बटन। हर व्यक्ति के नाम के सामने उसकी फोटो हो, फोटो के बाद 2 बटन हो, रेड बटन और ग्रीन बटन। अब हमें अगर मान लो 10 कैंडिडेट है, 10 में से 3 अच्छे लगे, 3 का हमने ग्रीन दबा दिया, 7 हमें अच्छे नहीं लगे, हमने उसका रेड दबा दिया। तो हर व्यक्ति को हर कैंडिडेट की एनालिसिस करने का मौका मिल रहा है। आप गए वोट देने, आप मान लो आप उसमें 20 लोग हैं, आप 3 आदमी को जानते हो अच्छे हैं, उनका ग्रीन ग्रीन दबा दिया, बाकी 17 को आपने रेड रेड दबा दिया या कुछ भी नहीं दबाया। और जब टोटल वोट होगा तो टोटल ग्रीन बटन माइनस टोटल रेड बटन, जो टोटल सम आया, जैसे किसी को 20 ग्रीन बटन मिला, ग्रीन वोट मिली, 10 रेड वोट मिली, तो टोटल उसकी वोट कितनी हुई? इफेक्टिवली 10। इसका फायदा यह होगा कि बहुत सारे वोट कटवे तो खड़े होना शुरू बंद हो जाएंगे। दूसरा, अगर कोई आदमी मान लो शराब बांट के जीतने के चक्कर में है, पैसा बांट के जीतने के चक्कर में है, तो वो पूरी विधानसभा के 1 लाख लोगों को पैसा नहीं बांट सकता, ना 1 लाख लोगों को शराब बांट सकता।
मान लो उसने 10,000 लोगों को शराब बांटा, 10,000 को वोट खरीदने की कोशिश किया, तो चलो 10,000 लोग उसको ग्रीन बटन दे देंगे, लेकिन बाकी के 90,000 उसकी रेड बटन दे देंगे। तो पता चला शराब भी बांटा, पैसा भी बांटा और वोट उसकी माइनस में चली गई। अब समय आ गया है ईवीएम में बदलाव किया जाए। ईवीएम में पार्टी का सिंबल हटा के कैंडिडेट की फोटो लगाई जाए, कलर फोटो, और एक बटन की बजाय हर कैंडिडेट के सामने 2 बटन हो, रेड बटन हो, ग्रीन बटन हो। इसका फायदा क्या होगा आप समझिए। मान लो आपके क्षेत्र में किसी ने जाति के आधार पर 10,000 वोट मांग लिया, बाकी के लोग नाराज हो गए कि भाई जाति का जहर क्यों घोल रहा है, जाति का जहर क्यों घोल रहा है, बाकी लोग उसको रेड दे के आ गए। तो मान लो 10,000 वोट मिल भी गया, लेकिन समाज नाराज हो गया, तो 90,000 उसका माइनस में चला गया। एक्चुअल में उसकी टोटल वोट माइनस में गई। जब माइनस में चली जाएगी, एक कानून बना दो कि जिसकी 50,000 वोट माइनस में जाएगी, अगली बार चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कानून बनाना है, आपने तय कर लिया कि भाई देखो, जिसका 10,000 माइनस वोट जाएगी उतना तो ठीक है। अब जिसका पता चला 50,000 माइनस जा रही है, 1 लाख माइनस जा रही है, अगले इलेक्शन नहीं खड़ा हो सकता। इस पे चिंतन करने की जरूरत है। मैं डिटेल अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो के माध्यम से। और भी ईवीएम पे सिंबल हटाया जाए, कैंडिडेट की फोटो आए। ये पीआईएल ऑलरेडी हो चुकी है, अगली हम पीआईएल करेंगे कि सब कैंडिडेट के सामने 2-2 फोटो हो। आप सब लोगों को, सभी कैंडिडेट को वोट देने की परमिशन होनी चाहिए, हर व्यक्ति को। मान लो 20 लोग हैं, आप 20 को वोट करिए, ये आपकी मर्जी है। जिसको मन करे ग्रीन बटन दबाइए, जिसको मन करे रेड बटन दबाइए। जो आपको लगता है ये चोर लुटेरा उचक्का है, ये है वो है, उसकी रेड कर दीजिए। बाद में क्या होगा, टोटल सम करने पे जो टॉप पे आएगा वो विनर हो जाएगा। मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं। जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो एनडीए का हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, इसमें माइनस मार्किंग होती है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए, माइनस मार्किंग होती है ना? और फिर मेरिट बनती है। मान लो किसी कॉलेज में 10 सीट है, तो टॉप के 10 लोगों को ले लिया। माइनस मार्किंग का फायदा यह है कि अगर वो तुक्का मारेगा, गलती करेगा, तो जो उसका वोट है वो भी माइनस में जाएगा। लगभग यही कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये होगा, हमको लोग जातियों में बांटना छोड़ देंगे, हमको भाषा के आधार पर लड़ाना छोड़ देंगे, शराब बांटना बंद हो जाएगी, पैसा बांटना बंद हो जाएगा, अपराधियों का इलेक्शन में आना बंद हो जाएगा, और ईमानदार, समझदार, पढ़े लिखे, राष्ट्रभक्त, इनको पॉलिटिकल पार्टियां खुद ही खोजेंगी। उनको पार्टियों की परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी, पार्टियां कैंडिडेट की परिक्रमा करेंगी। और जो आदमी उस एरिया में बहुत पॉपुलर होगा, मेहनती होगा, उसको पार्टी कहेगी काम करो, हमारे यहां से टिकट ले लो। तो पहली बात, पैराशूटिंग बंद हो जाएगी। उदाहरण के लिए, राजीव गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड गए। अमेठी छोड़ के वायनाड इसलिए गए कि अमेठी में उनको लगा हार जाएंगे। राहुल गांधी। अब राहुल गांधी वायनाड में गए, जीत गए। वोट कितना मिला? 35%। ध्यान से समझिए, 35% वोट मिला। इसका मतलब 65% वोट नहीं मिला। अगर उसी ईवीएम में 2-2 बटन होती, तो मान लो 35% लोग उनको ग्रीन बटन दबाते, तो 65% लोग उनको रेड बटन दबा देते। दबाते नहीं दबाते? तो राहुल गांधी हारते या जीतते? हार जाते। आपके क्षेत्र में मान लो 1 लाख वोट है, किसी ने 20-30 हजार वोट जुगाड़ कर लिया, जाति के आधार पर कर लिया, पैसा बांट के कर लिया, कुछ कर लिया। मान लो 20,000 उसको ग्रीन बटन मिल गई, बाकी 80,000 उसकी आके रेड बटन दबा देंगे, वोट तो माइनस में चली गई। अब शराब बांटने की कोशिश करेगा क्या? अब कुछ नहीं करेगा, अब वो जनता की सेवा करेगा। वास्तव में सच्चे मायने में अगर लोकतंत्र स्थापित करना है, सच्चे मायने में सही लोगों को लोकसभा विधानसभा पहुंचाना है, उसका एक ही तरीका है, ईवीएम को बदला जाए। इस ईवीएम में पॉजिटिव वोट भी हो, निगेटिव वोट भी हो, सभी वोटर्स को दोनों राइट मिलना चाहिए। वो जिसको मन करे पॉजिटिव दे, जिसको मन करे निगेटिव दे, और पॉजिटिव निगेटिव का सम करके टोटल जो वोट मिले उसके आधार पर हार जीत का फैसला हो। इससे देश का भला होगा।
एक लॉ कॉलेज से आया हुआ है वक्फ के बारे में। इस देश में कानून बना बना के बहुत मक्कारी हुई है, बहुत देश के साथ गद्दारी हुई है। पहला वक्फ कानून नेहरू जी ने बनाया था 1954 में। 1984 में जब हम सब लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने राजीव गांधी को एक ऐतिहासिक बहुमत दिया, 404 सीट का बहुमत दिया, तो उन्होंने नेहरू के 1954 वाले वक्फ कानून को और मजबूत कर दिया। नरसिम्हा राव की सरकार आई, उन्होंने वक्फ कानून को और मजबूत कर दिया, और 2013 में जाते जाते मनमोहन सिंह ने वक्फ कानून को और मजबूत कर दिया। और इतना मजबूत कर दिया है कि अगर इस हाल को वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ बोर्ड का हाल है, तो आप उसको अरवल्ली की कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आपको जाना पड़ेगा अहमदाबाद में वक्फ बोर्ड के सामने जाके अपनी सफाई देनी पड़ेगी। चलो अरवल्ली वाले तो फिर भी चले जाएंगे, मोटर साहब वाले 100 किलोमीटर दूर, जो अहमदाबाद से 700 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है वो कैसे आएगा? और जो आदिवासी है जिसने अपनी लोकल कोर्ट नहीं देखी है वो कैसे आएगा? भोपाल से झबुआ 700 किलोमीटर दूर है। झबुआ के आदिवासी ने झबुआ की लोकल कोर्ट कभी नहीं देखी है। उसको नोटिस आती है कि ये जो तुम्हारी जमीन है ये वक्फ प्रॉपर्टी है। बोले क्या करना? बोले भोपाल में आके जवाब दो, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस केवल राजधानी में होता है। वो झबुआ का आदिवासी अनपढ़ जिसने कभी झबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी, झबुआ का थाना नहीं देखा, वो बेचारा हम भोपाल में जाके उसका जवाब दे सकता है क्या? इसलिए कहता हूं ये कानून महाघटिया है। और आज आपके बीच में एक और अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं। अभी तक मैं अंग्रेजी कानूनों के पीछे पड़ा हुआ था, अंग्रेजी कानूनों की होली जलाता था, अंग्रेजी कानूनों की होली जलाने के चक्कर में तिहाड़ भी गया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने 1500 अंग्रेजी कानून खत्म कर दिए। लेकिन अभी भी 222 अंग्रेजी कानून बचे हुए हैं। जब तक वो 222 अंग्रेजी कानून खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी यात्रा ये चलती रहेगी। सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में हम घूमते रहेंगे। लेकिन अब 2024 में हम अंग्रेजी कानूनों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो बचे हुए अंग्रेजी कानून है उस पर सरकार ने संज्ञान में ले लिया है। आईपीसी भी बदली जा रही है, एविडेंस एक्ट भी बदला जा रहा है, बाकी बदला जा रहा है। 2024 में हम कांग्रेसी कानूनों पर देश को बताएंगे। कांग्रेस ने 50 हिंदू विरोधी, भारत विरोधी घटिया कानून बनाए हैं। नेहरू ने भी बनाया, इंदिरा ने भी बनाया, राजीव गांधी ने भी बनाया, नरसिम्हा राव ने भी बनाया, मनमोहन सिंह ने भी बनाया। तो 50 कानूनों पे तो नहीं, हमने एक नया पैकेज तैयार किया है। नेहरू जी के 5 कानून, इंदिरा जी के 5 कानून, राजीव गांधी के 5 कानून, मनमोहन सिंह के 5 कानून और नरसिम्हा राव के 5 कानून। 2024 में इन 25 कानूनों को लेकर हम पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश को बताएंगे कि किस तरीके से संसद में बैठ के संसदीय महापाप किया गया, देश के साथ गद्दारी की गई, देश के साथ मक्कारी की गई, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसलिए अब अगली हमारी जो मुहिम शुरू होगी वो सरकार से उन सभी कांग्रेसी कानूनों को खत्म करने की मांग के साथ होगी कि सरकार अंग्रेजी कानूनों के साथ उन 25 कांग्रेसी कानूनों को भी खत्म करे। जैसे 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया, 1955 में ड्रग एक्ट बनाया, और जिन बीमारियों का इलाज हमारी चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, वाग्भट संहिता में लिखा है, माधवकर संहिता में लिखा है, भाव प्रकाश संहिता में लिखा है, पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है, उन सारी बीमारियों को अगर कोई क्लेम करे उसको लीगल नोटिस आ जाती है। आयुर्वेद को उन्होंने 3rd क्लास बना दिया उस 1955 के कानून के कारण। ऐसे ही घुसपैठियों को बसाने के लिए राजीव गांधी ने कानून बनाया। वक्फ एक्ट कानून आप देख ही रहे हैं, 1955 नेहरू ने बनाया, उसको 1995 में नरसिम्हा राव ने फिर से मजबूत किया। हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए 1992 में कानून बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। एक ही तीर से 2 निशाना, जिसको फायदा देना था उसको फायदा दिया, हिंदू जैन बौद्ध सिख को आपस में बांट दिया। आप याद करिए
हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का जो झगड़ा हुआ है, जो गैप बढ़ना शुरू हुआ है, वो 1992 के बाद हुआ है। वो 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, जो जैन, बौद्ध, सिख को अल्पसंख्यक कहता है, हिंदू को बहुसंख्यक कहता है। थोड़ा उसमें स्कीम दे दिया है, थोड़ा उसमें फायदा होता है। उस फायदे के चक्कर में जैन, बौद्ध और सिख धीरे धीरे हिंदू से अलग होते चले जा रहे हैं। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन सब पे लागू होता था। 2012 में मनमोहन सिंह ने मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। यहां पे गद्दारों को फंडिंग कराने के लिए एफसीआरए कानून 2010 में बना दिया। विशेष दर्जा देने के लिए विशेष स्कूलों को फंडिंग कराने के लिए 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया। ऐसे 25 कानून हैं जिस पे हम अब जागरूकता शुरू करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार अंग्रेजी कानूनों को तो 100% खत्म करे। जैसे कहावत है ना, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, वैसे ही एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र। अंग्रेजी कानून तो 100%। 26 जनवरी 1950 से पहले बने सभी कानून, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है उससे पहले बने कोई एक भी कानून नहीं बचना चाहिए। लेकिन 1950 के बाद जो कानून बने हैं उनकी भी समीक्षा की जरूरत है। याद रखिए, सबसे ज्यादा पावरफुल कानून होता है। न राष्ट्रपति पावरफुल होता है, न प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, न मुख्यमंत्री पावरफुल होता है, न सांसद विधायक पावरफुल होता है। पावरफुल कौन होता है? कोई राष्ट्रपति चाह के भी किसी को फांसी दे सकती है क्या? प्रधानमंत्री जी चाह के किसी को जेल में डाल सकते हैं क्या? जेल में कौन डालेगा, फांसी कौन देगा? कानून। इसलिए कानून की लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती, इसलिए हमने भी अपना घर परिवार छोड़ा है और 2024 में अब उन 25 कानूनों की बारी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और। भारत माता की। ઘણા બધા પ્રશ્નોની સમરી કાઢી અને રિપીટ પ્રશ્નો